प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा कल। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूह को 1000 करोड़ रुपए का करेंगे हस्तांतरण, जिसमें लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में 1538 करोड़ रुपए की लागत से 86 किलोमीटर लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्गों और 348 अन्य विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर आज से होगा शुरू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज शाम लखनऊ के रेजिडेंसी में बड़े ड्रोन शो का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री महिलाओं को सशक्त बनाने संबंधी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वयं सहायता समूहों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। इसमें स्वयं सहायता समूहों के लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं को खासकर जमीनी स्तर पर उन्हें जरूर कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के नजरिए के अनुरूप किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपयों का वजीफा भी हस्तांतरित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। इसके साथ ही पीएम 202 पूरक पोषण निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रदेश के जौनपुर को आज विकास की सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में 1538 करोड़ रुपए लागत में कुल 86 किलोमीटर लंबे 3 राष्ट्रीय राजमार्गों और 348 अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं से जौनपुर समूचे पूर्वांचल के विकास को गति मिलेगी। आज तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा न केवल अन्य योजना के माध्यम से सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक अगर किसी जनपद में आया तो जौनपुर जनपद था। 2 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक कोरोना कालखंड में वापस जौनपुर में आए थे। लेकिन भाइयों बहनों, उसमें से प्रत्येक के जीवन को बचाने के साथ साथ प्रत्येक के हाथ को काम देने का कार्य भी हमने केंद्र और प्रदेश सरकार ने यहां पर किया है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 933 करोड़ तथा लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की 22 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सस्ती लोकप्रियता की विभाजनकारी राजनीति ने आमजन को विकास से वंचित किया था। समाज को जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के खांचों से बांटकर विकास संभव नहीं है। विकास समग्रता के में होना चाहिए और क्योंकि विकास का कोई विकल्प नहीं होता। गोरखपुर के हुए तीव्रतम विकास को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आप सब कह सकते हैं कि मुस्कुराइए कि आप गोरखपुर में हैं। आज यहां पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण के साथ साथ तमाम अन्य योजनाओं को, जिनकी लागत लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और 616 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए सबसे पहले गोरखपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज 19 दिसंबर है और आज ही के दिन 1927 में
देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और सफाउल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, जिनके बलिदान ने देश को आजाद किया। इसलिए इन अमर बलिदानियों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जो आज यहां पर 932 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया है इसके लिए उन्हें हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की इसमें 3 आवासीय योजनाओं का 298 करोड़ रुपए की लागत की आवासीय परियोजनाओं का लेक व्यू अपार्टमेंट योजना 192 आवास, लोहिया एनक्लेव एक प्रथम आवास योजना 140 करोड़ रुपए की लागत से और फेज द्वितीय की आवासीय योजना 72 करोड़ रुपए की लागत से, अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले 5 कार्यों का 18 करोड़ रुपए और शासन की विभिन्न अन्य योजनाओं की 22 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं का यहां पर इन योजनाओं का यहां पर लोकार्पण हुआ है। लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में आज राष्ट्रव्यापी प्रशासन गांव की ओर अभियान की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अभियान में भारत सरकार के सभी मंत्रालय, सभी विभाग, सभी राज्य सरकारें और जिले विभाग भाग लेंगे। 700 से ज्यादा जिला कलेक्टर्स प्रशासन गांव की ओर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान समयबद्ध शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा भी करेंगे। इसका उद्देश्य देश के सभी जिलों और तहसीलों में अमृतकाल अवधि के दौरान अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री के विजन को कार्यान्वित करना है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज लखनऊ के बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। आज शाम 6 बजे रेजिडेंसी में आयोजित ड्रोन शो दिखाने के लिए 500 ड्रोन मंगाए गए हैं। कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेता कल उत्तर प्रदेश में थे। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भाजपा जहां मोदी और योगी सरकार के काम को जनता तक लेकर जा रही है, वहीं विपक्षी दलों को भी जमकर इन तमाम बड़े नेताओं ने घेरा है। जनता की नब्ज टटोलने और अपने जनाधार को और मजबूत करने के साथ सरकार की उपलब्धियों को बताने के मकसद से बीजेपी ने रविवार को जन विश्वास यात्रा को उत्तर प्रदेश के 6 शहरों से रवाना किया। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी, केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनौर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बलिया और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गाजीपुर में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में इन नेताओं ने यात्रा स्थल से ही जनसभा को संबोधित कर सरकार का कामकाज गिनाते हुए विपक्षी दलों को जमकर कोसा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लेकर के चलते हैं। बाकी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति करती हैं। ये फलानी जाति, इसको जोड़ लो, इसको तोड़ लो, इस धर्म को जोड़ लो,
इसको तोड़ लो। 5.25 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई पलायन नहीं हुआ। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जनता को आगाह करने आई हूं कि अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुआ, सपा की गुंडाई देखिए, पुलिस वालों के गिरेबान तक उनका हाथ पहुंच गया है। और सपा के गुंडे अगर पुलिस वालों को नहीं बख्शते तो सोचिए गरीब का क्या हश्र करते होंगे। ये गुंडे बदमाश अपराधी जिनके डर से लोग थर-थर कांपा करते थे, आज कहां है वो? कहां है आज? अब वो जेल के बाहर भी नहीं आते, बैल नहीं रहते, कहते योगी की पुलिस से हमें जेल में ही रहने दो, हम जेलों में ही अच्छे। 2014 में एक सही में एक राम राज्य की शुरुआत इस देश में हुई है। देश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश भी बदल रहा है। यह यात्रा प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए करीब 4 करोड़ लोगों से संवाद स्थापित करेगी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी यूपी में 6 परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी सांसदों द्वारा एक सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा इस सांसद खेल स्पर्धा का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल हर उम्र के खिलाड़ी को खेलना चाहिए, इससे हमारा जीवन अनुशासित होता है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गांव देहात से ब्लॉक स्तर पर भी प्रतिभाएं छुपी होती हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य इन खेलों का आयोजन करके किया जाता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाकर 100 मीटर दौड़ की स्पर्धा कराई, जिसमें कि प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और सभी खिलाड़ियों को अनुशासन के साथ खेल को खेलने की शपथ दिलवाई गई। पूरे उत्तर प्रदेश में सांसद खेल स्पर्धा चल रहे हैं और देश भर में भी प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था सारे सांसदों को कि इस तरह का कार्यक्रम करना चाहिए, बच्चों को और समाज में एक नए जोश आएंगे। तो गाजियाबाद आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज गाजियाबाद के जनरल वीके सिंह साहब के साथ में और भी यहाँ के जो प्रमुख लोग हैं सबसे मिलना हुआ और खास करके बच्चों से मिलना हुआ और बच्चों के लिए हम सब यहाँ आए हैं, उनको हम आगे और किस तरह से सुविधा दे सकते हैं, कैसे हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, बच्चों को खेलने का सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं, मौका देंगे, ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए बच्चों के लिए कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुझे अच्छा लगता है और ये गाजियाबाद के लिए एक नई पहल भी है और इससे यहाँ खेल का एक नई संस्कृति, नई माहौल का शुभारंभ हुआ है। और जिस तरीके से आयोजन हो रहा है, अभी इसको थोड़ा सा और बदलकर, इसका थोड़ा रूप और स्वरूप बदलकर इसको पूरे साल आगे हम चलाएंगे ताकि लोगों को समय मिले तैयारी करने का, लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, ट्रेनिंग करने का मौका मिले और उससे अच्छे लोग निकल कर आए जिनको हम आगे ले जा सकें। हमारे लिए आज का दिन बहुत विशेष है कि इसके अंदर 96 टीमों ने हिस्सा लिया है जो कि ब्लॉक लेवल से निकल कर आएंगे। हापुड़ जनपद के गांव नवादा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जवाहर नवोदय विद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के बाद हापुड़ में शिक्षा के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जनहित और युवाओं के लिए काम कर रही है। इसको लेकर शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह के संस्थान और नए अनुसंधान स्थापित किए जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय के निर्माण के बाद हापुड़ क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सकेगी।
नवोदय विद्यालय बहुत ही महत्वाकांक्षी, हम बता सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए है। इस स्कूल में प्रत्येक वर्ष 80 बच्चों का एडमिशन होता है और इसमें SC, ST, OBC और जनरल सभी बच्चे उसमें समाहित होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और इस स्कूल के अंदर बच्चों के रहने की हर तरह की सुविधाएं, मुफ्त शिक्षा बच्चों को मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ये मुख्य रूप से स्कूल की स्थापना की जाती है। तो हमें लगता है इस स्कूल के बनने के बाद यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी कि हर वर्ग के लोगों का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोग जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेके विकास, जो आदरणीय योगी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, मुख्यमंत्री योगी जी का जो विकास मॉडल है, लोगों को अच्छा लगा है, लोग आत्मसात किए हैं और लोग चुनाव में हर वर्ग समाज के लोग आगे बढ़कर हमें मदद करने वाले हैं और फिर से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। वाराणसी में अमृत महोत्सव के तहत सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में काशी अमृत महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से वंदे मातरम गायन का एक वृहद कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में भाषण देते हुए लोगों से कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में उन सूरवीरों, बलिदानों की याद की जा रही है जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान इस देश की आज़ादी में दिया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो गुलाम हैं। जितने भी लोगों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, इतिहास के पन्ने में उन्हीं का नाम दर्ज है। ऐसे गुमनाम लोगों की याद में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने तो वंदे मातरम से कन्नी काटना शुरू कर दिया। जैसे देश को खंडित किया वैसे वंदे मातरम को भी खंडित कर दिया। सिर्फ पहला पैराग्राफ, पहला स्टंजा ही गाया जाने लगा। देखिए, 42 में जिस प्रकार से वंदे मातरम ने, 1907 में जैसे वंदे मातरम ने एक भावना जागृत की थी, आज उसी का चित्र दिखाई पड़ रहा है। तब देश स्वाधीन नहीं था। स्वाधीन भारत में उत्साह, भावना और राष्ट्रवाद की प्रेरणा सामान्य जन तक जाए, ये कुलीनों तक राष्ट्रवाद न रहे, यह अभियान उसी का सूचक है और एक सफल अभियान इस देश में राष्ट्रता के भाव को जगाने का काम कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 6000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटों में 8077 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.39 पर पहुंच गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 82,267 पर है, जो 572 दिनों में सबसे कम है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.60% दर्ज किया गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.75% है। कोरोना के संक्रमण की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। भले ही प्रदेश में इस नए वेरिएंट के केस ना आए हों, लेकिन इस चुनौती से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। केजीएमयू के पल्मोनरी क्रिटिकल केयर के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया है कि केजीएमयू में इस नए वेरिएंट की चुनौती से निपटने की तैयारियां हैं। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना होगा। उन्होंने कहा है कि सावधानी बेहद जरूरी है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इन्फेक्टिविटी को रोकने के लिए हम लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, भीड़ में नहीं जाना है और इम्यूनाइजेशन, इस पर लगातार जोर देते रहना है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। देखिए, कोविड आईसीयू, कोविड हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक कोविड फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ जिस तरह से सबसे बड़ा सेंटर केजीएमयू ने रन किया, पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि 1000 बेड की फैसिलिटी रन की कोविड के लिए। तो केजीएमयू इस भूमिका को निभाने के लिए फिर से तैयार है, कोई ऐसी समस्या नहीं है।
कई बार आतंकवादी गुटों का सामना करते करते भारत माता के वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और परिवार वालों को एक जख्म दे जाते हैं, लेकिन इन जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य भी कई बार सेना के द्वारा किए जाते हैं। रायबरेली जिले के मीर मिरानपुर के निवासी सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 5 अक्टूबर 2020 को आतंकवादी घटना का शिकार होकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह की बहन की अभी पिछले दिनों शादी थी। शहीद के पिता ने बताया कि उन्होंने बेटी की शादी का कार्ड शहीद बेटे की बटालियन को भी भेजा था। शादी के दिन सीआरपीएफ के लगभग 60 से 70 जवान शादी में भाई के रूप में शरीक होने आए। उन्होंने वो सारे फर्ज निभाए जो एक भाई करता है। उन्होंने बताया कि सेना के इस कार्य में उनके जख्मों पर मरहम तो लगाया ही, साथ ही बेटी की शादी में उन्होंने एक मिसाल भी अलग से कायम की है। उन्होंने जो बेटा खोया था उन्हें बेटे के रूप में पूरी बटालियन मिल गई है। पचास 60 सीआरपीएफ के जवान आए हुए थे और उन्होंने जो है इसमें जो उन्होंने अपने शादी में जो है अपने भाई की तरीके जो है रोल अदा किया और मतलब यह कि उन्होंने कोई हमें जो है कोई भी इस बात की कमी नहीं महसूस होनी थी कि मतलब हमने एक बेटा अपना खोया है और एक बेटे की जगह पे मुझे जो है सैकड़ों बेटे मिल गए शुरू से लेकर के और आखिर तक भाई का रोल अदा किया, जिससे कि मेरा हौसला जो है मेरे हौसले की अफजाई हुई और मुझे किसी भी तथा मेरा दर्द भी काफ़ी हद तक कम हुआ। अलीगढ़ में कल अध्यक्ष भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार रघुराज सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह, जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा संयुक्त रूप से 141वीं राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण किया। रघुराज सिंह ने कहा कि हमारा देश एक दूसरे की सहभागिता, सहयोग और सहकार से चलने वाला देश है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कोविड काल में निरंतर 2 वर्षों से गरीबी की चिंता करते हुए निरंतर निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों को 1,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। श्रम विभाग द्वारा 1,81,000 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया है। आज नुमाइश का उद्घाटन हुआ है और नुमाइश के उद्घाटन में एक उत्सव है। अलीगढ़ की नुमाइश जो है अपने आप में एक ऐसा एग्जीबिशन है, हम सबका मनोरंजन करती है और जिससे हमारे सब लोगों को रोजगार भी मिलता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। तरह तरह की चीजें बाहर से पूरे हिंदुस्तान से आती हैं और यहाँ वो लोग अपना सेल आउट करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मंडी स्वर्ण नगरी मेरठ में बने आभूषण में अब आस्था भी जुड़ गई है। मेरठ ज्वेलरी शो में 1857 की क्रांति की थीम पर ज्वेलरी तैयार की गई है। इनमें अंगूठी में गन और बुलेट का डिजाइन दिखाया गया है। स्पोर्ट्स सिटी को केंद्रित करते हुए सोने और चांद की गेंद, बल्ला बैडमिंटन ट्रॉफी के डिजाइन में रिंग, चेन, ब्रेसलेट, कान की बालियां, टॉप्स आदि तैयार किए गए हैं। साथ ही कई आभूषणों में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को समर्पित करते हुए राम और हनुमान को रिंग और पैंडल के स्थान में दिया गया है। डेजलिंग डायमंड के डायरेक्टर विपुल अग्रवाल ने बताया है कि गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी को राम मंदिर थीम पर बनाया गया है। इससे मेरठ और उत्तर प्रदेश की पहचान देश विदेश तक पहुंचेगी। देखिए, मेरठ में ज्वेलरी का काम बहुत पुराना भी है, खासतौर से गोल्ड ज्वेलरी का, और बहुत बड़ा भी है। ये यानी 50,000 के लगभग कारीगर यहाँ पर काम करते हैं। और ठीक है, अब कास्टिंग के द्वारा भी ज्वेलरी बनती है, परंतु हैंडमेड ज्वेलरी का भी अपना एक महत्व और नशा भी है उसका, लोग पसंद उसको करते हैं। तो दोनों दृष्टियों से मेरठ का बड़ा स्थान है। और दिल्ली वगैरह भी जो ज्वेलरी जाती है तो यहाँ से बन करके जाती है, बहुत अन्य स्थानों पर जाती है। तो ये अच्छी बात है कि मेरठ के अंदर इस प्रकार की प्रदर्शनी का एक एग्जीबिशन की शुरुआत की गई। दूसरी शो में हमने एक तो लाइट वेट ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि कम कॉस्ट में कस्टमर के पास बहुत अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जा सके, जिससे उसे वैल्यू फॉर मनी दिखाई दे। दूसरा, क्योंकि ये जो शो मेरठ से है तो हमें मेरठ को हाईलाइट करने के लिए हमने तो स्पोर्ट्स सिटी को आगे किया है।
उसमें हर तरह के आर्टिकल, बैट बॉल, फुटबॉल सब हमने डायमंड एंड गोल्ड में सब बनाए हैं। एक क्योंकि मेरठ जाना जाता है 1857 क्रांति धरा के नाम से, तो हमने मंगल पांडे की थीम को रखते हुए कुछ चीज़ें बनाई हैं। गन, बुलेट, डायमंड और गोल्ड से मिलकर बनाई हैं। अयोध्या राम मंदिर से सबकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, उसके रखते हुए हमने टेम्पल थीम को पूरा हाईलाइट किया हुआ है। ये शो की खासियत रही है इस टाइम। मेरठ की ज्वेलरी पूरे भारत में जाती है मेरठ से बनकर, लेकिन हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं थे, हम संगठित क्षेत्र में नहीं थे। तो इस ज्वेलरी एग्जीबिशन को लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक प्लेटफार्म पर आकर अपनी चीज़ें, अपने बनाए हुए आभूषण, हम जो हमारी मंडियों में जिनमें भी हमारा सामान जाता है पूरे भारत में, उन लोगों को यहाँ आने का मौका दें और एक छत के नीचे वो हमारा देख सके कि हम किस प्रकार से अपनी चीज़ें बना रहे हैं। और उसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिला है। एक फ़ायदा हमें इस बात का भी मिला है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मेरठ को बहुत ज़्यादा मौका दिया है, या एक्सप्रेस वे के माध्यम से या रैपिड ट्रेन के माध्यम से। तो हम अपने आप को उसके हिसाब से भी तैयार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पूरे भारत नहीं, विश्व के लोग अब मेरठ से बहुत गाढ़ा रिश्ता जोड़ने वाले हैं फ्यूचर में। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा शीतलहर से बचाव वाली शॉर्ट फिल्मों का प्रचार प्रसार ललितपुर में किया जा रहा है। आम जनमानस और पशुओं को आगामी शीतलहर से बचाव के उपायों की जानकारी देने वाली फिल्म के प्रचार प्रसार में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग भी आगे आ रहे हैं। राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा यूनिसेफ के माध्यम से तैयार शीतलहर से बचाव की जानकारी वाली इन शॉर्ट फिल्मों को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी पसंद किया जा रहा है। ललितपुर के पुलिस विभाग सहित सामाजिक संगठन भी शीतलहर को देखते हुए गरीबों के लिए कंबल का वितरण के साथ साथ खाद्य सामग्री और अलाव के इंतजाम में भी आगे आ रहे हैं। जो शॉर्ट फिल्में बनाई गई हैं ठंड से बचाव के लिए, इसको हमने अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी के पास प्रचार से लगाई है। और इसको देखकर लोग बाग सर्दी से कैसे बचें, बच्चों को सर्दियों में गर्म लेना चाहिए, ठंडा नहीं पीनी चाहिए, जानवरों को भी शीतलहर से बचाने की प्रेरणा मिल रही है। यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे जन जागरूकता फैलेगी और जन जागरूक होगा तो ये शीतलहर से बच सकेंगे। जितना हम लोग आपस में सभी सदस्यगण जो हमारे तखत ग्रुप के जो सदस्य हैं वो हैं, सब लोग एक अपना कंट्रीब्यूशन करके इस तरीके की जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ प्रयास करते हैं अपनी सुविधा पहुँचाने का। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सरकार द्वारा जो ठंड और शीतलहर को देखते हुए जो सुविधाएं गरीबों को दी जा रही हैं, उसके तहत हम लोग गांव-गांव में जाकर गरीबों को कंबल वितरण कर रहे हैं और फल वितरण कर रहे हैं और जगह जगह अलाव जलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो भी सुविधा उनके लिए, गरीबों के लिए हो सकेगी, हम लोग पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से गरीबों के हित में कंबल और फल वितरण और अलाव पूरा प्रयास करेंगे। दरअसल आगामी महीनों में ये देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप रहता है, जिसमें बहुत लोगों को इससे नुकसान भी होता है। तो इसी के क्रम में राहत आयुक्त महोदय के कार्यालय द्वारा कुछ शॉर्ट फिल्में यूनिसेफ के माध्यम से तैयार कराई गई, जिसका प्रचार प्रसार सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि यहाँ जो जानवर हैं उनको भी ठंड लगती है और आम आदमी भी शीतलहर से कैसे बच सकता है, इसके संदर्भ में ये फिल्में प्रसारित की जा रही हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो हम समाज के समाजसेवी लोग हैं, जो NGOs हैं, वो भी इन फिल्मों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि लोग शीतलहर में अपना बचाव कर सकें और स्वस्थ रह सकें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।